हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपके अपने चैनल केल्विन पर। मेरा नाम है भारत भूषण और आप देख रहे हैं आपका चैनल केल्विन। तो भाई हम लोग आज करने जा रहे हैं माइंड मैप। माइंड मैप जो है करने जा रहे हैं हम लोग, जो चैप्टर है आज मोशन इन अ प्लेन। तो माइंड मैप वो चीज है भाई जो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन बहुत ही फास्ट वे में आप लोग कर सकते हैं। इससे भाई अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है और हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी वीडियो देख लिए हैं तो माइंड मैप हो सकता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो भाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माइंड मैप। सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे, चैप्टर में जो जो चीजें हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है मोशन इन अ प्लेन। तो भाई मोशन इन अ प्लेन बेसिकली मेरे को लगता है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो। पहला पार्ट है वेक्टर, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा है सर्कुलर मोशन। तो 3 पार्ट में जो है पूरा माइंड मैप ये बना हुआ है। पहले हम बात करें तो वेक्टर्स। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है और एक और चीज होनी चाहिए जो कि है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी 3 चीजों को करती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर। तो एग्जांपल आपके सामने कई सारे हैं। मोमेंटम आपका है, जैसे वेलोसिटी है, बहुत सारी चीजें आपके वेक्टर हैं। अब भाई इनके टाइप हैं अलग अलग। जीरो वेक्टर, को इनिशियल, को लीनियर, को प्लेनर, नेगेटिव, इक्वल। जीरो मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल मतलब दो वेक्टर के अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे को इनिशियल। अगर दोनों सेम लाइन में है तो कोलिनियर, दोनों सेम प्लेन में है तो कोप्लेनर, दोनों अपोजिट हैं तो नेगेटिव वेक्टर, दोनों इक्वल है तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो ये हमारे हो गए इक्वल वेक्टर। उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर हो गए। उसके बाद हमारा होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मान लो कोई वेक्टर आपका आर वेक्टर है, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना, तो हमें क्या करना होता है? हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसका रूट करना होता है, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आई और जे है केवल तो हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। अगर के भी है तो रूट ऑफ सी स्क्वायर भी आ जाता है। ठीक है, तो जो भी होगा यहाँ पे, अगर मान लो ए आई और के है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, उसकी लेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना, मतलब कितने न्यूटन का फोर्स वगैरह, ऐसा अगर हमें निकालना तो इससे निकाल सकते हैं हम। अगर यूनिट वेक्टर, हमें किसी वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड निकाल के वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मान लो कोई वेक्टर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 7k, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ कितना होगा, है ना, माइनस 7k। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वो निकालो और इससे डिवाइड कर दो यहाँ पे, है ना। 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 13 और प्लस जो है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर डिवाइड कर देंगे। तो 3 बाय दिस आई कैप, 2 बाय दिस जे कैप, माइनस 7 बाय दिस के कैप। अगर मैं अलग अलग कर दूं आई जे के को तो 3 बाय दिस आई कैप, ऐसे करके हम लोग जे कैप और फिर के कैप कर सकते हैं, राइट। ओके चलिए, तो ये हमारा जो है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका था। उसके बाद वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं? वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई हम लोगों ने यहां डिस्कस किया है, एडिशन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन भी एक ही चीज है। अगर हमें दो वेक्टर को माइनस करना है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो एक ही बात है ना। तो अगर हमें प्लस करना आगे तो माइनस भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस कैसे करते हैं हम लोग? तो दो वेक्टर, इसके लिए दो लॉ है हमारे पास, एक ट्राइंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि अगर हम दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, मान लो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो उनको ट्राइंगल की साइड से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो थर्ड वेक्टर जो होगा इसकी तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होता है। तीसरी साइड जो बनेगी ट्राइंगल की वो थर्ड वेक्टर को यानी इसके रिजल्टेंट को जो है रिप्रेजेंट करेगा। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर लिखा हुआ है किताब में। अपोजिट ऑर्डर मतलब होता है कि ये एक वेक्टर आपने ऐसे बनाया, दूसरा आपने यहां से स्टार्ट किया, इसके हेड से टेल, ये टेल जोड़ी, तो तीसरा वेक्टर आपको ऐसे बनाना चाहिए था, लेकिन आप जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो अपोजिट बनाना पड़ेगा। तो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर जब हम लेते हैं ट्राइंगल की साइड तो हमारा जो है थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा ट्रायंगल लॉ हुआ, तो इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। न्यूमेरिकली जब वैल्यू हमें निकालनी होती है हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि अगर मैं दो वेक्टर को जो है पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करूं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दूं, मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच में कुछ एंगल था, तो मैंने दोनों को जो है जोड़ दिया, टेल से टेल, और पैरेललोग्राम बनाया, उसको कंप्लीट किया। तो भाई इसका जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट। ये रिप्रेजेंट करेगा इसका क्या? रिजल्टेंट। डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायगोनल तो ये भी बन सकता था, लेकिन जो ये वाला डायगोनल होगा इसका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि इनका रिजल्टेंट है ये। इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आती है। पीछे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, आर स्क्वायर का वैल्यू आता है, वहां से हम आर निकाल सकते हैं। और अगर हमें मान लो इसका डायरेक्शन भी निकालना है कि ये वेक्टर कितने एंगल पे है पी के साथ, तो टेन बीटा की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारी? देखो पीछे क्या लिखा है, q sin थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा। तो अगर हम
क्यू साइन थीटा, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा का डेरिवेशन भी है पूरा, वो अगर हम ले लें तो हमारा टेन बीटा आ जाएगा, तो हमारा एंगल आ जाएगा कि ये वेक्टर इससे कितना एंगल बना रहा है। अगर हमें यहां से एंगल निकालना है तो या तो इसको माइनस कर दो थीटा में से, तो यहाँ का एंगल आ जाएगा, या फिर फॉर्मूले को उल्टा कर दो, पी की जगह क्यू कर दो, तो भी हमारा एंगल आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है यहाँ पे टेन बीटा निकालने का। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व होते हैं। उसके अलावा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपका आया आर इक्वल टू, तो इसमें जो कॉस थीटा की वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू जो है बताएगी कि आर की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1, साइन की भी और कॉस की भी। अगर वैल्यू ये 1 हो गई तो वैल्यू क्या बन गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, तो ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगी। कब, जब आपका कॉस थीटा 1 होगा, यानी कि थीटा आपका 0 होगा। थीटा 0 का मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट तो यही आएगा, दोनों का ऐड करके आएगा पी प्लस क्यू, ठीक है। और अगर अपोजिट हुआ ये थीटा कॉस थीटा आपका, मान लो अपोजिट वेक्टर हुए, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 मतलब -1, तो ये -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का फॉर्मूला, यानी पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो, अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो पी माइनस क्यू आ जाएगी उस केस में, पी माइनस क्यू। तो ये आपको डिपेंड करता है। और दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें केवल स्क्वायर करके उनको ऐड करना होता है। तो ऐसा हम कई बार करते हैं क्वेश्चंस में। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो कई बार क्वेश्चन में ऐसी चीज आती है कि दो वेक्टर, दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं, दो फोर्स परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट कितना होगा, तो वहां पे हमको बस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना होता है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, 0 हो जाती है। चलिए आगे मूव करते हैं अब। तो ये वेक्टर का हमने एडिशन देख लिया। अब मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई वेक्टर को दो तरीके से करा जा सकता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट करके, एक क्रॉस प्रोडक्ट करके। पहला है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा आएगा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये वैल्यू आपकी स्केलर वैल्यू आती है तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो यहाँ कॉस थीटा आ रहा है दोबारा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मान लो आई और मैं आई की मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कॉस 0 1 हो जाएगा। ए का और आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का भी 1 होता है, के का भी 1 होता है। तो आई डॉट आई से करूंगा तो 1 इंटू कॉस ऑफ 0 आएगा, कॉस 0 भी 1 होता है तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसी जे डॉट जे करूंगा तो भी 1, के डॉट के करूंगा तो भी 1। लेकिन अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो cos थीटा इज cos 90 इज 0, तो आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा, जे डॉट आई भी 0 होगा। तो ये सारे भाई 0 हो जाएंगे, और जो सेम डायरेक्शन में होगा तो वो डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। इसी का यूज करके हम लोग जो है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें दो वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो मान लो ए वेक्टर है ए आई प्लस बी, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी वेक्टर है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई से आई की मल्टीप्लाई कर देनी है, जे वाले की जे से, के वाले की के से, मतलब ए वन बी वन, ए टू बी टू बी और ए थ्री बी थ्री कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर दो वेक्टर हमें दिए हुए 2i प्लस 3j प्लस 7k और दूसरा वेक्टर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, आई वालों को आई से, जे वालों को जे से और के वालों को के से, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू आ जाएगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी 7 2 5 9, कुछ भी आ सकती है, मतलब -1 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है वैल्यू, ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अच्छा, मुझे दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना है तो मैं इसी का यूज करता हूं। मैं कैसे यूज करता हूं, देखो मैंने ए डॉट बी निकाल लिया, ये निकाल लिया, और ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा है। तो अगर मुझे cos थीटा निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी cos थीटा है ना, तो ए बी को नीचे ले आता हूं। तो यहां से मैं ए डॉट बी तो निकाल चुका हूं अभी, ए वन जो हमारा बना था ए वन बी वन प्लस जो भी बना था ए टू बी टू और जो भी था, तो उसको ले लूंगा यहाँ पे पूरा, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड निकालना मुझे आता है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, उसको डिवाइड कर दूंगा। तो इसका यूज करके मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल मुझे निकालना होगा मैं cos थीटा को यूज करूंगा, ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट को यूज करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें करना है। उसके बाद एक क्रॉस प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो फाइनल आंसर आता है वो वेक्टर आता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं आती है। यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी 2 4 5 6, लेकिन यहाँ पे एक वेक्टर आएगा जो कि कुछ होगा 2i प्लस 3j जो भी होगा, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो मान लो दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यहाँ पे क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और थीटा का इस बार साइन लेंगे, यहाँ पे कॉस लेते हैं, यहाँ पे साइन लेंगे, और दूसरा यहाँ पे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है एन कैप। एन कैप एक वेक्टर होता है जो कि दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक वेक्टर अगर पी है ये क्यू है तो उससे परपेंडिकुलर वेक्टर एक लेंगे जो यूनिट वेक्टर लेंगे, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी। तो ए क्रॉस बी को जब डिफाइन करते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर लेते हैं।
तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो ए बी साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कितनी वैल्यू आती है, और डायरेक्शन क्या होगी वो एन कैप पे डिपेंड करेगी किधर को एन कैप आ रहा है। तो ए बी साइन थीटा एन कैप आया, ठीक है। अब हमें यूजुअली क्या करना था इन क्वेश्चंस में, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है माइनस बी क्रॉस ए के मतलब माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है, बराबर नहीं होता दोनों। डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे ए डॉट बी ले लो, बी डॉट ए ले लो, एक ही बात है, लेकिन अगर आप क्रॉस लोगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी इधर को आएगा मान लो, तो बी क्रॉस ए नीचे को आएगा, इससे डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, साइन थीटा आ रहा है हमारा, साइन थीटा हमारा जो है 0 डिग्री है, तो साइन थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो ए आई डॉट आई अगर मैं करूंगा तो आई डॉट आई मतलब आई इंटू साइन जीरो है जीरो, तो जीरो आ जाएगा, तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर ले लूं, आई क्रॉस जे ले लूं, तो क्या होगा, तो आई क्रॉस जे अगर मैं लूंगा तो मेरा जो है के आएगा। देखो आई इनको निकालने के लिए मुझे एक सर्कल याद रखना है, आई से जे, मैंने यहाँ पे एरो बना रखा है, आई से जे, जे से के और के से आई। तो अगर मैं आई इसके एरो के डायरेक्शन में चलूंगा तो मेरा आई जे से करूंगा मल्टीप्लाई तो के आएगा, जे का के से करूंगा तो आई आएगा, के का आई से करूंगा तो जे आएगा एरो की डायरेक्शन में। अगर मैं अपोजिट चलूंगा, मान लो जे क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस आई तो क्या आएगा माइनस के, क्योंकि मैं अपोजिट जा रहा हूं। ऐसे अगर मैं आई क्रॉस के करूं तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करूंगा तो माइनस आई आएगा, तो अपोजिट चलूंगा मैं एरो से तो माइनस आएगा, सेम चलूंगा तो प्लस आएगा। ऐसे करके हम लोग उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दो वेक्टर को जब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है मैं क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में आई जे के, और इसके कोफिशिएंट जो भी, मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर हमारा दिया होता है यहाँ पे a1 a2 a3, तो ये सारे यहाँ पे लिखते हैं, b1 b2 b3 यहाँ पे लिखते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने डिस्कस किया, आई थिंक हमने जो है इसको डिस्कस किया, हमने जो इसके क्वेश्चन जब किए थे सारे, तो वहां पे हमने सारा डिस्कस किया था ना, बहुत ढंग से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भाई वो एक बार देख लेना सब लोग, वीडियो जो है क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हमने निकाले हैं। आई थिंक स्पेशली हमने जब रोटेशन चैप्टर किया वहां पे निकाला है, और भी जगह हमने निकाला है, तो वहां पे हमने इसको ध्यान से जो है आगे जाके किया है, तो वहां पे आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमने किया हुआ अलग अलग वीडियो में। तो इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है आपको, रो और कॉलम को छुपा के सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो ये हमारे हुआ, पूरी कहानी हुई पहले पार्ट की जो है वेक्टर। अगला पार्ट हमारा जो है वो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एक बॉडी को हम जब थ्रो करते हैं और वो केवल जी के इन्फ्लुएंस में चलती है, मतलब कोई इस पे और फोर्स नहीं लगता, केवल जी लग रहा होता है, तो हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। दो तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल थ्रो हो सकता है या फिर एंगुलर थ्रो हो सकता है। मतलब हॉरिजॉन्टल तो मैं सीधा फेंका, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आता है अपने कोई ट्रेन चल रही है और आपने कोई पत्थर को छोड़ दिया तो वो भी जो है सीधा जाता है, पहले क्योंकि ट्रेन की स्पीड होती है पत्थर में भी स्पीड आ जाती है वही, तो वो भी सीधा जाता है। या फिर आपने कोई एरोप्लेन से बम फेंका, कोई मिसाइल फेंकी, तो वो भी जो है पहले सीधी जाती है, फिर मतलब इनिशियली सीधी जाएगी फिर ऐसे नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है वो एक्स डायरेक्शन में होती है, वाई में शुरू में 0 होती है, लेकिन धीरे धीरे उस पर जी लगता है तो उस पर वाई में भी स्पीड आ जाती है फिर। तो इनिशियली हमारी स्पीड है यू एक्स, वो यू है, यू वाई जो है वो 0 होती है। एक्सेलेरेशन हमारा एक्स में नहीं होता है यूजुअली इन क्वेश्चन में, वाई में एक्सेलेरेशन होता है जो कि जी होता है, तो उसको हम जी लेते हैं, माइनस जी भी लिख सकते हैं, वो हमारा होता है। अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं एक्स में तो u इंटू टी होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो यहां पे है नहीं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो u इंटू टी। अगर मैं इसमें निकालूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल में क्या होगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब u तो 0 है, y डायरेक्शन में तो u है नहीं, हमारा 0 था, तो हाफ एटी स्क्वायर यानी हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये y आ गया, x आ गया, y आ गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अगर मुझे दोनों में रिलेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टाइम को एलिमिनेट करूंगा, टाइम यहां से वैल्यू निकालूंगा, टाइम कितना हो जाएगा x बाई यू, तो x बाई यू जो वैल्यू आई है टाइम की उसे यहां पुट करूंगा तो y मेरा हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, x बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने t की जगह पे x बाई यू पुट कर दिया यहां से, तो ये आ गया मेरा, तो ये रिलेशन आ गया x और y में। आप देख रहे हो जो रिलेशन आ रहा है वो y इक्वल टू समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, जो कि एक पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन बनती है, जब भी आप बम फेंकते हैं, कोई भी चीज फेंकते हैं, तो कैसे जाती है वो पैराबोला की तरह जाती है ना, तो पैराबोला बनता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें टाइम निकालना तो टाइम भी निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन का यूज करके। टाइम क्या हो जाएगा, 2y बाई जी, देखो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, तो 2y अपॉन में g हमारा जो है टाइम हो जाएगा, 2y अपॉन में g हमारा टाइम हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा टाइम निकल के आ गया। अब जो है ये क्वेश्चन, जब बिल्डिंग से हम लोग पत्थर फेंकते हैं, कोई बिल्डिंग कोई हाइट की है, तो उनमें काम आता है हमें कि कितना टाइम में नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो है y का वैल्यू जो होगा वो h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पत्थर जब आप फेंकोगे तो नीचे कितना आएगा, जितना h होगा उतना नीचे आएगा, तो उसको हम y बोलेंगे, उस केस में h को बोलेंगे। तो फॉर्मूला बन जाता है t इक्वल टू 2h बाई जी। तो इस केस में हम लोग 2h बाई जी से रूट ऑफ 2h बाई जी से निकालते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। जब हम एंगुलर फेंकते हैं, तो एंगुलर जब हम फेंकते हैं तो क्या होता है उस केस में, आपकी जो स्पीड होती है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, एक्स में भी और वाई में भी। जब आप एंगुलर फेंकते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है वो
मान लो u है शुरू में, तो u का एक कंपोनेंट इधर को आता है u cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर को आता है u sin थीटा। तो उसकी जो स्पीड होती है वो दोनों डायरेक्शन में होती है शुरू में। u x भी हमारे पास होता है, u y भी हमारे पास होता है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों स्पीड होती है। तो हमने यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा लिखा और एक यू साइन थीटा होती है। एक्सेलेरेशन हमारा एक्स में 0 होता है यूजुअली, वाई में हमारा माइनस जी होता है, तो हमने वो लिखा। तो यहां से हम फिर अलग अलग चीजें निकालते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर में वो गिरेगा पत्थर, मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा, रेंज कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला निकल आता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी, हाइट आपकी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g आती है, रेंज आपकी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी आती है। ये सब जो निकल के आती है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखी है यहाँ पे कि जब रेंज हम निकालते हैं तो रेंज जो मैक्सिमम होती है वो 45 डिग्री के थ्रो पे होती है। जब आप फेंकते हैं पत्थर को तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। दूसरी बात, रेंज सेम होती है फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक आपके दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे मान लो मैंने कोई पत्थर फेंका 10 डिग्री पे और एक फेंका 80 डिग्री पे, दोनों का सम 90 है, तो 10 डिग्री वाला भी सेम दूर पे जाएगा और 80 वाला भी सेम जाएगा। ऐसे मैंने एक 15 पे फेंका तो दूसरा 75 पे फेंकूंगा तो सेम दूरी पे जाएगा। एक 30 पे फेंका तो एक 60 पे फेंका, दोनों का सम 90 है, तो दोनों सेम दूरी पे जाएंगे। तो जब भी सम दोनों का एंगल का जो है 90 होता है तो उनपे जो रेंज होती है वो सेम होती है। उसके बाद अगर मैं इक्वेशन निकालूं, जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन निकालती है y और x में रिलेशन, ऐसे मैं यहाँ भी निकाल सकता हूँ रिलेशन। तो मेरा जो इक्वेशन बनती है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन बनता है। अगेन पैराबोला बनता है, तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ होता है जो आप देखते हैं यहाँ पे। तो ये पैराबोलिक बनता है, ऐसे जो पाथ इसका बनता है प्रोजेक्टाइल का फाइनली वो एक पैराबोला बनता है, ठीक है। इक्वेशन इसकी ये है। तो ये भाई हमारा प्रोजेक्टाइल का पार्ट हुआ। अब अगले पार्ट पे अगर हम आए तो वो हमारा है सर्कुलर मोशन। उससे पहले एक वेलोसिटी की बात की गई है। जो वेलोसिटी होती है टू डायमेंशन में, वन डायमेंशन में डिस्कस किया था। टू डायमेंशन में अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो कैसे निकालूंगा, मैं जो है उसके पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा dr बाय dt। तो dr बाय dt करूंगा, जैसे वन डायमेंशन में हम लिखते थे dx बाय dt या dy बाय dt, क्योंकि यहाँ पे केवल x होता था या केवल y होता था। लेकिन यहाँ पे x और y दोनों होंगे तो दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो i कैप j कैप आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमारी vxi प्लस vyj इस टाइप की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो हम r वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, r वेक्टर जो भी आपका दिया हुआ है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है कि दो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं प्लेन में, एक ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन इधर को जा रही है, तो क्या रिलेटिव स्पीड होगी। या मान लीजिए कि पानी गिर रहा है और एक आदमी चल रहा है, बारिश हो रही है और एक आदमी चल रहा है, तो उसको किधर को अम्ब्रेला करना पड़ेगा। वो सब जो क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, मतलब स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, तो वी ए माइनस वी बी करते हैं। क्या करते हैं, वी ए माइनस वी बी, जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। अब यहाँ पे रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी आ जाती है। रिवर स्विमर प्रॉब्लम मतलब कि अगर किसी को रिवर क्रॉस करनी है स्विमर को तैर के, तो मान लो पानी की स्पीड वी है वाटर की स्पीड और स्विमर की वी है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो उसमें दो केस आते हैं, एक हमारा आता है मिनिमम टाइम का, एक हमारा आता है मिनिमम डिस्टेंस का। तो अगर मान लो उसे मिनिमम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस करनी है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करनी है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सीधा जाके क्रॉस करना है, तो सीधा जाने के लिए भाई इसको थोड़ा सा जो है रिवर की डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी क्या होगा ना, पानी उसे बहा के आगे ले जा रहा होगा। तो अगर वो सीधा जाएगा तो पानी बहा के आगे ले जाएगा, तो उसे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इधर को जाके, बराबर पानी इधर को जा रहा है, थोड़ा सा इधर को चलना पड़ेगा, तब जाके वो सीधा पहुंचेगा। तो वो हम जब टाइम निकालते हैं तो डी बाय, उस केस में जो टाइम आता है डी बाय वी एस का स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, इतना टाइम लगता है उसको पार करने में। और जब वो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करता है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए तो सीधा उसे तैरना होता है, सीधा तैरेगा लेकिन पहुंचेगा थोड़ा आगे, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएगा। तो वो जो टाइम लगता है वो डी बाय वी एस लगता है। डी मतलब विड्थ जो है रिवर की, जो डिप विड्थ है वो डी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो हम लेते हैं। और इस केस में जो रिजल्टेड स्पीड आती है वो कितनी आती है हमारी, वी एस स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब इसका ये है एक्चुअली कि जब आप रिवर में पानी अगर ऐसे जा रहा है वीडब्ल्यू से और आपने ऐसे तैरना शुरू किया स्विमर ने, तो रिजल्टेड स्पीड तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड होगा। अभी मैंने देखा था ना वेक्टर को जब 90 डिग्री होता है तो स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बात लिखी हुई यहाँ पे, एक और बात लिखी हुई है कि हमारा जो ड्रिफ्ट होगा डेल्टा, वो कितना होगा। ड्रिफ्ट मतलब कि ये जो यहां पहुंचेगा, तो यहां जो पहुंचेगा ये, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। अपने सामने की जो पॉइंट था उससे थोड़ा आगे पहुंच जाएगा अगर पानी हमारा इधर को फ्लो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स बोल लेते हैं, सॉरी डेल्टा एक्स ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट हमारा जो होगा कितना होगा, तो ड्रिफ्ट हमारा हो जाएगा कि इसकी जो स्पीड होगी इस डायरेक्शन में वो वी डब्ल्यू के बराबर होगी, क्योंकि पानी इसको बहा के ले जा रहा है इधर को, ये तो इधर को जा रहा था लेकिन पानी इधर को बहा रहा है। वी डब्ल्यू इंटू टाइम, जितना भी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा इधर को, वी डब्ल्यू इंटू टाइम होगा। टाइम कितना लगा था हमें यहाँ से आने में, टाइम हमें लगा था, यहाँ पे डिस्टेंस था ये डी, ये डिस्टेंस कितना था डी, तो टाइम लगा था डी डिवाइड बाय वी एस, क्योंकि यहाँ की स्पीड वी एस है, इस डायरेक्शन में वी एस है स्पीड, तो टाइम होगा डी बाय वी एस। तो ये हमारा आ गया कि ड्रिफ्ट कितना होगा, डेल्टा एक्स या डेल्टा बोल लो, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा भी आ गया, राइट। तो ये हमारे दो केस हुए। उसके अलावा एक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम आती है, तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में वही होता है आपके कि रेन फ्लो फॉल कर रही है, इसमें जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का हमें ध्यान रखना होता है। तो यूजुअली मैं जो मैप होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ नॉर्थ। तो नॉर्थ जैसे हमने क्वेश्चन किए, अगर आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके, है ना। तो नॉर्थ जो है वो हम यूजुअली
इंडिया का मैप देखते हैं तो कश्मीर वाली साइड और पीछे मद्रास वाला साउथ और इधर को जो है हमारा गुवाहाटी वाला ईस्ट और गुजरात वाला वेस्ट साइड जो बनता है, तो वैसे हम लोग बनाते हैं, इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट, इधर को नॉर्थ, इधर को साउथ, और एक अप और डाउन भी होता है। कई बार अगर रेन वाला प्रॉब्लम लेना तो अप और डाउन भी लेना पड़ता है, तो हमें जो है पूरा 4 डायरेक्शन और प्लस 2 डायरेक्शन ऊपर नीचे वाली बनानी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि रेन की स्पीड किधर को है, मैन की स्पीड किधर को है, इसको हम आई और जे में कन्वर्ट करते हैं। फिर वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, हमने ये वाला फॉर्मुला यूज किया VAB इक्वल टू VA माइनस VB। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन जो आती है वो VR माइनस VM आती है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है तो इधर को VM को ऐड कर लो, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है तो VR से इसको, मैंने जो भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। बस आपको सबको IJK की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको एक डायरेक्शन I माननी पड़ेगी, एक J माननी पड़ेगी, एक K माननी पड़ेगी। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, इस साइड को मेरा ईस्ट है, इसको I मान लो X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में J मान लो, ऊपर की डायरेक्शन में K मान लो। तो अगर रेन नीचे आ रही है तो माइनस K डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो उससे हम फिर अम्ब्रेला की डायरेक्शन वगैरह निकाल सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन किए हैं भाई, सब लोग देख लेना वहां पे क्वेश्चन हमने कैसे कैसे किए थे। लास्ट पार्ट इसका जो है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। 2 तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मेरी केवल स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी तो हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं सर्कल में घूम रहा हूं मान लो कहीं पे, तो क्या होगा, मेरा डायरेक्शन मेरा हमेशा चेंज होता जाएगा, है ना। डायरेक्शन मेरा हमेशा इधर को टेंजेंशियल बनेगा। तो मेरा डायरेक्शन भाई कभी भी यहाँ पे सेम नहीं रहता, तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी। वेलोसिटी हमेशा डिफरेंट ही होगी, ठीक है। लेकिन स्पीड सेम हो सकती है। अगर मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता रहूं तो स्पीड सेम हो सकती है मेरी, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में मेरी स्पीड सेम है, और जो मेरा एक्सेलरेशन, इस केस में मेरा एक्सेलरेशन आता है क्योंकि मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन जो आता है टुवर्ड द सेंटर आता है। इसका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने डेरिवेशन वाली वीडियो में किया, आप देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है, AC की वैल्यू आती है v² डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। जो भी इसकी रेडियस होती है सर्कल की, उसको डिवाइड करते हैं तो v² बाय r हमारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर आता है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, v² बाय r या फिर ओमेगा² r लिखते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि हमारी कोई भी स्पीड टेंजेंस की डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, यानी अलोंग द पैरामीटर हमारी स्पीड सेम है, तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक एंगुलर स्पीड की बात आती है। एंगुलर स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, तो जितना एंगल हम चलते हैं उसको डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो हमारी एंगुलर स्पीड आ जाती है। अब बचा लास्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड मेरी चेंज हो रही है। अगर मेरी स्पीड चेंज हो रही है तो मेरा जो है दोनों तरह का एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल भी होगा और सेंटीपिटल भी होगा। मतलब मेरी स्पीड अगर यहाँ पे चेंज हो रही है तो मेरी ये स्पीड चेंज हो रही है बार बार, तो जब मैं इसको dv बाय dt करूंगा तो यहाँ पे कोई आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो उसको बोलेंगे मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो इधर को होगा, क्योंकि स्पीड मेरी इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। और एक मेरा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो हो गई, वो कितना होगा, v² बाय r जो पहले था। बस यहाँ फर्क क्या होगा कि v आपका हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो जिस पॉइंट पे आप v² बाय r निकालोगे वैल्यू आपकी चेंज आएगी, अलग अलग आएगी। तो 2 एक्सेलरेशन हुए, एक टेंजेंशियल एक सेंटीमीटर, दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि टेंजेंशियल आपका इधर को है और सेंटीमीटर इधर को है, दोनों परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट निकालोगे तो बीच में आएगा AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो वो हमारा जो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वहां से आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आया यहाँ पे, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर v² बाय r या ओमेगा² r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाय dt हुआ। तो भाई इस तरीके से हमने आई थिंक पूरा चैप्टर जो है उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर ली हैं। अगर भाई आपको क्वेश्चंस करने हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में सब कुछ हम कर चुके हैं, 1 शॉट की वीडियो में थ्योरी आ चुकी है, और भी कई सारी चीजें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है। बस प्लेलिस्ट में आपको जाना है और सारी वीडियो देखनी है। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।